हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। सो आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उसमें जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है वो सिलेबस लैब असिस्टेंट 2018 के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको पूछा गया वो आपको यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, आज सॉल्व करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग आपको देता हूँ कि आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं हर क्वेश्चन के जवाब आपको दूं। ऑब्वियसली दूंगा, बट आप ये उम्मीद ना करें। क्यों? क्योंकि आप यदि सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं फिर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको आपके हिस्से की कसरत करनी पड़ेगी, आपको आपके हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूं कि देखो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मान के चलो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अभी आप देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं लैब असिस्टेंट 2018 के पेपर को सोल्व करने की कहानी को प्रारंभ करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, ये कहां से आया भाई। ये जो पहला क्वेश्चन है आप खुद बताओ ये क्वेश्चन कहां से आया। इन ए यंग डबल slit experiment the slit separation is 1 mm and the screen is 1 meter from the slit for a monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance of third minima from the central maxima is, यानी कहने का मतलब यंग के एक द्विजिरी प्रयोग में झिर्रियों के मध्य की दूरी 1 mm दे रखी है, पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर जो तरंग दे दी एक वर्णी प्रकाश की वो आपको लेमडा दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि तीसरे निम्निष्ठ की जो है दूरी जो है मध्य उच्चिष्ट से कितनी है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आया कहां से। ये क्वेश्चन आया है सर आपके ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स में भी कहां से, वेव ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स यानी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस प्रकार से करते हैं। मैं तुम्हें कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये मत कहना किसी भी अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने जूनियर को कि पेपर हार्ड आया है या क्वेश्चन हार्ड है। आप ईमानदारी से ये कहना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। कई बार क्या है कि हम अपनी इज्जत, फालतू की इज्जत बचाने के चक्कर में दूसरों को कह देते कि यार हार्ड आया। अब काय का हार्ड आया यार। अब यदि आपसे डबल स्लिट का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको हार्ड थोड़ी बोलोगे यार, है ना। अपनी थोड़ी ईमानदारी रखो अंदर की, जो हमेशा आप किसी को कन्वे करो ना तो उसमें कहो कि क्वेश्चन पेपर इजी है, बट वो इजी भी मुझसे नहीं हुआ यार, दुख की बात ये। और मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यदि आप वास्तव में लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अब हवा में मत रहना भाई, गुब्बारे मत बना लेना अपने चारों तरफ, क्योंकि वो जो सुई आपको जब एग्जाम की सुई घुसेगी ना वो गुब्बारा फूट जाएगा आपका। गुब्बारा मत बनने देना अपने चारों तरफ, नॉलेज स्फीयर जरूर बनाना। चलिए, तो आपने वाई डी एस ई किया था। याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ क्या होता है कि हम ये दो S1 और S2 सोर्स बनाते हैं, इनको हम जिर्रिया कहते हैं। आप समझते हो ना, स्लिट से, है ना। और इनके बीच की जो ये दूरी है आपको स्मॉल डी हम मानते हैं, और ये आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 1 mm गिवन है। अभी मैं आपको सारी चीजें याद दिला दूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा बड़ा रहेगा वीडियो, क्यों? क्योंकि चीजें जब एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम जाता है। हाँ, अब यहां से कैपिटल डी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी 1 मीटर डिस्टेंस पर आपने क्या रख रखा है? पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है, यही तो होता है। अब आप खुद जानते हैं बेटा मेरे कि यहां पर क्या बनता है, यहां पर जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अब ये कहना है सेंट्रल मैक्सिमा से कोई थर्ड मिनिमा होगा, जो मैं मान लेता हूं यहां से x3 डिस्टेंस पर है, वो आपको फाइंड आउट करवाया। अब देखो सुनो, क्या आपने xn का सूत्र नहीं बनाया? बनाया था ना 12वीं क्लास में, है ना भाई। आपने यहाँ से एक डिस्टेंस ली थी, यहाँ से एक डिस्टेंस ली थी, और आपने ये जो है इसको S1 कहा था, इसको S2 कहा था, राइट। और यहाँ से P पॉइंट की S1 P आपने फाइंड आउट की थी, S2 P फाइंड आउट आपने की थी। फिर यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और आपने कह दिया कि अच्छा दिस इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा, और वो क्या है? S2P माइनस S1P है। याद आता है आपको? बस वही है।
अब आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं आपको। आंसर बताने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत इजी है। अब आपको यदि फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट करनी है यार, और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल डी आपको गिवन है, कैपिटल डी आपको गिवन है। अब ये मैं आपसे वार्न करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि यदि किसी बच्चे को सूत्र याद है तो वो अब कैलकुलेट कर लेगा, और यदि सूत्र याद नहीं है ना तो वहां सूत्र बनाने नहीं बैठ सकता बेटा, इतना टाइम नहीं है। समझ रहे हो? 180 मिनट मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन के लिए। वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अभी से अवेयर रहना है आपको। जो पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो उनको एज ए चैलेंज लो, ऐसे नहीं कि ऐसे कर लेंगे। अब देखो नहीं हो रहा ना, फंस गए ना। अब सूत्र आपको पता नहीं तो नहीं होगा ना, वहां बनाने तो नहीं बैठोगे ना, तो फिर क्या करो। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज सीखने को मिली कि मुझे क्वेश्चन यदि स्पीडली सोल्व करना है तो मेरे दिमाग में जो है फॉर्मूला सेट होना चाहिए। तो अब आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको साइड में जरूर रखोगे। राइट, चलिए अब अपन वापस से चलते दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रूस्टर लॉ इज, यानी ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम क्या है भाई? ये म्यू इक्वल टू 10 IP है कि नहीं है? अरे सिंपल सी बात है यार। आप अपनी 12th क्लास की यदि वेव ऑप्टिक्स ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन में ही आता है, एक मेलस का नियम और आता है ना। डायरेक्ट पूछ लिया। अब जिस बच्चे को ये ब्रूस्टर का नियम यानी सूत्र पता है वो तो चेप देगा, है कि नहीं है? अदरवाइज नहीं कर पाएगा बेटा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और मैं आपको फिर कहूंगा कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई म्यू इक्वल टू 10 IP होगा या IP इक्वल टू 10 म्यू होगा क्या, ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन को मैच करो सिलेबस से, कहाँ से आया? ऑप्टिक्स से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इन Fraunhofer diffraction at single slit, if slit width is decreased, the adjacent minima will, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती जो निम्निष्ठ है वो पास आएंगे, दूर जाएंगे, या फिर कहीं नहीं जाएंगे, या फिर पहले पास आएंगे फिर दूर जाएंगे। क्या होगा? प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल है। और उसमें यदि आपने विवर्तन पढ़ा होगा तो अभी आपको पता चलेगा कि विवर्तन कितने प्रकार का था। विवर्तन 2 प्रकार के था ना, कौन सा? एक तो फ्रॉनहोफर फ्रॉनहोफर विवर्तन, यही तो था। एक तो था फ्रॉनहोफर विवर्तन, और एक विवर्तन कौन सा था? याद करो, नहीं याद आ रहा ना। अब देख लो यदि क्वेश्चन आपको पूछता तो आप कंफ्यूज होते ना। फ्रॉनहोफर विवर्तन, उसके अलावा एक विवर्तन और होता है लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन सा होता है? फ्रेनेल विवर्तन। कौन होता है? फ्रेनेल विवर्तन। और हमने इनका वहां पर कंपैरिजन भी किया है, पढ़ा है। आप देखना 12th क्लास में कंपैरिजन भी है कि फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन में क्या डिफरेंस है ना। तो अब आप जब फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन को पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया लगेगा यार यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली इन चीजों को नहीं पढ़ा है। तो अब आप अच्छे से देखें तो आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑप्टिक्स के मिल गए बेटा मेरे। 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के मिल गए, और वो सारे के सारे कहां से मिले? वेव ऑप्टिक्स से मिले। अब तक जितने भी मिले वो कहां से मिले? वेव ऑप्टिक्स पे। यानी 3 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स बेटा। 6 मार्क्स आपको है ना ऐसे पीछे घुमाएगा, बाहर निकाल देगा। रेस से ही बाहर हो, 6 क्वेश्चन गलत। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हम गलती क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को जब बोर्ड वहां जो एग्जाम हॉल में बैठकर सोल्व कर रहे होंगे ना तो इन क्वेश्चन को हम ईगो पर लेंगे। बस साला तू फिजिक्स का है, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। तुम तुक्का लगाओगे वहां, और तुक्का लगाते ही -1/3। पहले तो 6 नंबर ही कट रहे थे छोड़ने पर, अब और भी कटेंगे, जो सही किए वो भी कटेंगे, है ना। तो ईगो पर आप क्वेश्चन जरूर लोगे। मैं फिर कह रहा हूँ जब अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है तो हम ईगो पर ले लेते हैं। हाँ, तो आप यदि चाहते हैं कि ईगो पर ले और उसको अच्छे से सोल्व करे तो फिर अब देखो आपको वेव ऑप्टिक्स के ये 3 पोर्शन अच्छे से क्या करने हैं, पढ़ने। आइडिया लग गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कह रहा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी।
यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है। आपको अधिकतम तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करनी है। अब देखना यहाँ पर कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं कि 12th में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप याद नहीं कर पाए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाओगे तो आप चीजों को सीखोगे। और यदि अभी मैं टिक कर देता ना कि ये बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, तुम यहाँ से लर्निंग नहीं ले पाते। लर्निंग को लेने की कोशिश करो। तो आपने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डायग्राम देखा था, क्या देखा था? ये इस प्रकार से आपको याद आ रहे होंगे, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये इस प्रकार से, है ना, याद आए? हाँ कि ना? ये रहा सर N1 N2, है ना। आप यू कह दो कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये अप टू कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। आपने 5 सीरीज पढ़ी होगी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेन, फुंड, है ना। तो अब आपको बामर श्रेणी पूछी है, तो बामर श्रेणी के लिए आपको क्या करना है? आपको ये माइंड में रखना है कि ये बामर श्रेणी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। यानी कब बामर श्रेणी बनेगी? जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वापस नीचे आता है। जब वो वापस नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है फोटोन की टर्म में। अब वो एनर्जी इमिट जो करता है वो किस लेवल से किस लेवल में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। और उसके लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/λ = R n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और शायद n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। अब यदि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये आपको पता है कि ये होता है रिडबर्ग आपका कांस्टेंट, तो फिर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगी बेटा। नहीं पता तो बात नहीं बनेगी। अब पहले बात करते हम कि यहाँ पर यदि देखना चाहे हम तो यदि इस प्रकार का पैटर्न यदि बन रहा है कि सारे के सारे जो ट्रांजिशन इस प्रकार से है कि वो N1 में आ रहे हैं, तो ये जो श्रेणी बनती है ये बनती है बेटा लाइमन। क्या बनती है? लाइमन। लेकिन यदि ये सिचुएशन है कि जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर वाले लेवल से 2 में आकर गिर रहा है, तो यहां पर जो सीरीज बनी वो कौन सी बन गई? बामर सीरीज बन गई। कौन सी बन गई? बामर सीरीज। तो आपको पता चल गया कि N1 आपके लिए क्या होगा? 2 होगा। यानी इनिशियल जो होगा वो प्रारंभिक पॉइंट जो होगा वो 2 होगा, यानी N1 जो होगा 2 होगा। अब आप यहां से ध्यान रखना कि E क्या होता है? H न्यू, और H क्या होता है? न्यू क्या होता है? Hc/λ। अब आप देखो आपको क्या पूछी गई है? आपको पूछी गई है कि मैक्सिमम क्या पूछी गई है? वेवलेंथ। मैक्सिमम पूछी गई है या फिर मिनिमम? एक बार वापस से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैक्सिमम पूछी गई या मिनिमम। आपको पूछी गई बेटा अधिकतम तरंग दैर्ध्य। क्या पूछी गई है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब जब अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात की जा रही है तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम। ऊर्जा कम कब होगी? जब वो जस्ट ऊपर वाले स्टेज से डाउन आ रहा होगा, तो फिर आपका N2 क्या हो जाएगा? 3। तो ध्यान रखना, जब वो जस्ट ऊपर वाले से नीचे कूदता है तो वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा। एनर्जी क्या होती है? बहुत कम। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम सोचते हैं एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो जब वो इन्फिनिटी से कूद रहा है तो फिर आपके वो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मिनिमम। तो ध्यान रखना, लेमडा बामर के लिए जो लेमडा आप मैक्सिमम निकालोगे, लेमडा मैक्सिमम के लिए आप N1 की वैल्यू तो लोगे 2 और N2 की वैल्यू क्या लोगे? N2 की वैल्यू लोगे 3। बट फॉर मिनिमा यदि आपको लेमडा मिनिमम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए N1 तो आपको क्या लेना है? 2 ही लेना है। बट N2 आपको क्या लेना है? इन्फिनिटी लेना है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सीरीज की सीरीज लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा वेवलेंथ फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अब आपसे ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? इजी है ना। पहले चीज तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ, इजी है ना? इजी है, लेकिन इजी भी आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायर्ड चीजें नहीं पता है। अब यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट आपको कोई देगा थोड़ी यार, नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए वो, राइट। अब आप पकड़ के देखो कि ये क्वेश्चन कहां से आया। सिलेबस को यदि अलाइन करें तो ये क्वेश्चन कहां से आया? ये H एटम से आया, यानी हाइड्रोजन एटम से आया, बोर मॉडल से आया। भाई ये स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कौन देता है? बोर देता है ना, तो वहीं से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ,
अब ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में कितनी होती है। बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इधर देखो, वापस हम चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। चलिए अब देखना, ये जो है ये होती है मूल अवस्था। क्या होती है? मूल अवस्था। और मूल अवस्था के लिए हम n1 बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। हाँ, ये n बराबर 2 लेते हैं। n बराबर 2 किसके लिए? ये होती है प्रथम उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और बेटा आपको प्रथम उत्तेजित अवस्था की क्या पूछिए? त्रिज्या पूछिए कि वो कितनी गुना होगी मूल अवस्था की। इधर देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर आर जीरो। जो ये R0 है ना, ये आपकी मूल अवस्था की त्रिज्या है, मूल अवस्था की त्रिज्या है कि नहीं है? और इसी को हम बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर त्रिज्या, है ना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो बोहर त्रिज्या होती है। अब यहां पर आपको एक्चुअली इसने पूछा क्या है? R2 पूछा है। R2 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, R0 तो क्या हो जाएगा? 4R0। तो बताओ आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, 4 गुना। वापस से क्वेश्चन को अलाइन करो। कहां से आया? हाइड्रोजन एटम से। कहां से आया? हाइड्रोजन एटम से। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इधर देखो, कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट टू मूव टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। यानी ये कहना है कि हाइड्रोजन परमाणु को अपनी न्यूनतम अवस्था से यानी मूल अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। वापस से क्वेश्चन को तो आप देख ही चुके हैं। कहां से आया क्वेश्चन? सर क्वेश्चन आया है वही हाइड्रोजन एटम से। इधर देखो, ये आपकी है मूल अवस्था। क्या है? मूल अवस्था। और आप जानते हैं बेटा, मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है E0 जिसे आप कह दो, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे किसी भी NV जो कक्षा होगी उसके लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? En क्या होता है? -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये प्रथम उस ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए। उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो पहले मैं यदि बात करना चाहूं तो यहां पर डेल्टा E क्या हो जाएगा? डेल्टा E रिक्वायर्ड एनर्जी E2 माइनस E0, यही तो होगी, E2 माइनस E0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है सोनो? ओके। अब मैं E2 फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 4। अब तो क्या करना है बेटा? सीधा सा सोल्व करना है। अब आप 4 का भाग लगाओगे तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? E2 की वैल्यू आएगी 4 तारी 12, 4 चौक 16, यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर वैल्यू रखो आप, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। डेल्टा ई तो पूछा है, आवश्यक एनर्जी, तो E2 कितनी है? -13.4 और ये कितनी है? +13.6, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ क्वेश्चन कहां से आया? हाइड्रोजन एटम से। आ रहा है ना, जो सिलेबस में बताया वहीं से आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट फॉर दिस न्यूक्लियस इज अबाउट। ये कह रहा है कि आपको ड्यूटेरियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखी है और आपको पूछा है कि इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान क्या होगा। तो इधर देखो, पहली चीज तो ये आया कहां से? ये आया सर न्यूक्लियाई से, है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली क्या चीजें एक्चुअली आपको पूछेगी। इसने आपको दिया क्या है? इसने दिया EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, और वो क्या होती है? E बाइंडिंग डिवाइड बाई N। क्या होती है? E बाइंडिंग डिवाइड बाई N।
तो यहाँ पर ई बाइंडिंग पहले यदि मैं ज्ञात करना चाहूँ तो n टाइम्स ई बी एन, और ई बी एन आपको कितनी गिवन है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट मी चेक इट, यही गिवन है। ओके यस, यही गिवन है आपको, है ना। अब ये आपको वैल्यू गिवन है तो आप ई बी कहां से निकालोगे, ई बी यानी बाइंडिंग एनर्जी कहां से निकालोगे, या फिर सिर्फ बीई यदि कहना चाहो तो कहां से निकालोगे। ड्यूटेरियम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 टाइम 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ई बाइंडिंग आ गए। ई बाइंडिंग क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, है ना। ये हो जाएगा 0 1 तो 3 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी आई बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि मास डिफेक्ट कितना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक AMU एटॉमिक मास यूनिट जितना डेल्टा एम मास जाता हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। तो भाई एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो कहां से आएगी, 1 डिवाइड बाई 931.5 AMU। तो अब क्या इस चीज को आप ये नहीं लिख सकते हो 2.230 इंटू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख सकते हैं ना। और अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन की जगह ये वैल्यू नहीं रख सकते, रख सकते हो। रखने के बाद क्या करनी है, जस्ट कैलकुलेट करना आपको। बताओ हार्ड है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट कंसेप्चुअली चीजें क्या होनी चाहिए आपकी, क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये चीजें आपसे हो रही है तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअली कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट सिलेबस के अंडर होगा। इतना आउट ऑफ कोई, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, याद रखिए, आपको लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट बनाया जा रहा है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनाया जा रहा है कि आपको बहुत भयंकर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपके 12वीं क्लास के जो चैप्टर के पर चैप्टर पीछे जो दे रखे हैं वो वाले क्वेश्चन है, अच्छे से आप देखोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी बीटा रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, बीटा डीके आपने पढ़ा नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है, बीटा डीके में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना यानी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना। तो सिंपल सी बात है भाई, कक्षों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, है ना। अब नाभिक से, फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो नाभिक से न्यूट्रॉन के छेद से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है, न्यूट्रॉन के डीके होने से बाहर निकलता है। वेरी सिंपल, है ना, है कि नहीं है। अब बीटा डीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन आपका लिथियम दे रखा है, इज बम्बार्डेड विद अ सर्टेन पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, द बम्बार्डिंग पार्टिकल इज। ये कह रहा है कि जब लिथियम का जो ये एटम न्यूक्लियाई आपको दे रखा है को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण निकलते हैं। तो ये कह रहा है कि टकराने वाला कण कौन सा है। सिंपल सी बात है यार, इधर देखो, इधर देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ये रहा आपका 3Li7, और इससे आपने किसको टकरवाया, है ना। जैसे ये Z और A, मतलब इसकी टक्कर किससे करवाई आपने, कि आपको जो है 2He4 प्लस 2He4 कितने अल्फा कण मिले, 2 अल्फा कण मिले आपको। तो इधर देखो, अब यदि आप चार्ज कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन पर फोकस करें तो बेटा सिंपल सी बात यहां से निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, इधर देखो कि इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, यानी 3 प्लस जेड ये किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, यानी जेड किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ओके, जेड 1 के इक्वल हो गया। अब आप यहां से देखेंगे कि ये जो है ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, इनके सम के इक्वल होनी चाहिए, यानी 7 प्लस ए किसके इक्वल होनी चाहिए 8 के, यानी ए भी कितना आ गया 8 माइनस 7, तो ए कितना आ गया 1। यानी आप यदि इस x पार्टिकल की बात करो तो ये x पार्टिकल गया 1 1, और ये किसके सिचुएशन में होता है, ये तो भाई 1p1 तो कौन है, प्रोटॉन है ना, कौन है, प्रोटॉन। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपने
जो लिथियम के साथ बम्बार्ड करवाया था वो पार्टिकल कौन है? वो पार्टिकल तो सर आपका प्रोटॉन है। बताओ क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इजी है, फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा। रीजन बिहाइंड आपको एग्जैक्ट जो है फीलिंग या फिर कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छे से माइंड में। यदि वो है तो फिर बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल वुड बी। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि आउटपुट की आपकी मूल आवृत्ति पूछ रहा है ना, आउटपुट जो मिलेगा उसकी मूल आवृत्ति। तो हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करता है क्या? अरे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करता है क्या? चलो इधर देखो, एक बार बात कर लेते हैं उसकी भी। भाई सिंपल सी बात है, इस डिब्बे में मैं कोई HWR डाल देता हूं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये क्या करता है भाई, इसको आपने कुछ इनपुट दिया, उसका कुछ ये आउटपुट देगा। इधर देखना, यदि आपने इसको इनपुट जो दिया है वो इस प्रकार का दिया है, इस प्रकार का इनपुट दिया है, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा? ये आउटपुट आपको देगा हर पॉजिटिव साइकिल को रख लेगा और नेगेटिव साइकिल को वो चॉप कर देगा, छोड़ देगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये जिस टाइम इंटरवल के बाद मैक्सिमम मिल रहा था, ये जो मिल रहा था, उसी टाइम इंटरवल के बाद आपको ये मैक्सिमम मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है। गायब कौन हुआ? जो नेगेटिव पोर्शन हुआ वो गायब हो गया, है ना। यानी जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो गायब हो गया। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो फिर ऑप्शन क्या होगा बताओ? बताने की जरूरत नहीं है। इसी की जगह यदि HWR होता तो, यानी सॉरी FWR यानी फुल वेव रेक्टिफायर होता तो फिर आपका 100 हर्ट्ज हो जाता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां से आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आने लग गए? अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से आने लग गए ना। हाँ, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन क्या होते हैं? अरे यार अचालक होते हैं। क्या होते हैं? अचालक होते हैं। अब ये लॉजिक गेट का जो क्वेश्चन है बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है दिए हुए चित्र में लॉजिक गेट किसको दर्शा रहा है, कौन से गेट को दर्शा रहा है? तो इधर देखो, ये जब भी ये होता है, ये भाई साहब हमेशा ऐड करने में बिलीव करता है। इस गेट को हम कहते हैं और गेट। क्या कहते हैं? और गेट। ठीक है, यानी इसको A और B दो तो यहाँ आउटपुट पर इन दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा, A+B कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब देखो यहां पर बबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये बबल क्या करेगा? इस पर से क्या कर देगा? बार को लगा देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां इसने A+B किया, अब यहां क्या निकलेगा बताओ? यहां निकलेगा A+B का बार। अब देखना, वापस से समझने की कोशिश करना कि अब ये सेम सिग्नल इधर गया, सेम सिग्नल इधर गया और यहां आगे एक नोट और लगा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा भाई? ए में ए को जोड़ो तो आपको ए ही देता है। तो यहां पर अब जो है वो A+B का बार ही रहेगा, उस पर वापस से यहां जो है ये क्या कर देगा? बार लगा देगा। तो A+B का बार, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा? A+B। यानी ये गेट जो आपको दिखा रखा है ये किसका काम कर रहा है? एक्चुअली ये गेट जो है और गेट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? और गेट का। हो सकता है कि जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में ना आया हो, इसीलिए तो मैंने कहा है कि अब आपको जाके इसको समझना है। हर चीजें यहाँ समझ में आ जाएगी तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना। हाँ, यहाँ पर आपने डी मॉर्गन थ्योरम, इसका मतलब आपको नॉट गेट के बारे में नहीं पता। इसका मतलब आपका जो ये, इसको हम जो है आगे हम कहते हैं कि इसको शॉर्ट सर्किटेड, ये आपका और नोर गेट है। ये जो है नॉट गेट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है ना। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजें आप ऑटोमेटिकली क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे जब आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आने लगे ना वो क्वेश्चन आपके 11th के आने लगे हैं। अब देखो ये कह रहा है दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जे से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे की ओर लगाए जाते हैं। क्यों? बताओ ये कहां से आया? टॉर्क से आया ना, बलाक गुण से आया ना। है, ये कह रहा है कि दरवाजे आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए दरवाजों को आसानी से खोलने न्यूनतम बल आघूर्ण की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता दरवाजा खोलते अंगुली चोट है नहीं। ये ऑप्शन इज करेक्ट। भाई दरवाजे को खोलने में आपको अधिकतम बल आघूर्ण लगे, कम बल लगाए, इसलिए हम क्या करेंगे? कुंडी को दूर लगाएंगे, है ना। क्लियर है? इसलिए नहीं कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वो नहीं, है ना। जस्ट किडिंग। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी पर खिसकाना पड़ेगा जिससे द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहेगा। बेटा ये कहां से आया, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आया ना। अब ये क्या कह रहा है, इधर देखो, ये मान लो कि मास m1 है, ये मास m2, ये तो मान सकते हो। हाँ, अब आपको ये आइडेंटिकल नहीं दिए हुए ना, तो मान लेते हैं कि ये यहां पर इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब क्या कह रहा है कि मैं प्रथम कण को यानी इस m1 को इधर की तरफ खिसकाता हूं और यहां ले आता हूं, और अब मैं चाहता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास ना बदले, मतलब ये सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है ये यहीं रहे। तो ऑब्वियस सी बात है इधर इसको कहीं ना कहीं खिसकाना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि दूसरे कण को कितनी दूरी पर खिसकाना पड़ेगा, यानी इस दूसरे कण को आगे पीछे कितना करना पड़ेगा, है ना। अब ये कहां से आता है, अब यदि आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखा है तो आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे। यानी इनका मास मोमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, राइट। अब वो चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो करना चाह रहा हूं वो कि आपको टॉपिक की एक तरह से मैपिंग करके दिखाना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सिलेबस में मेंशन है, वहीं से ही पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर जरूर, आप कहीं भी देखोगे तो आंसर भी मिल जाएंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे इनके, कहीं भी देखोगे तो आंसर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको सिलेबस के साथ अलाइन कहां से होना है वो आपको पता चल जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ए सर्कुलर डिस्क, देखो आ गया ना डिस्क, शक्ति वलय, है ना, आ गया ना। ये कह रहा है कि इसका जो आपको है एक्चुअली रेडियस है वो 0.5 मीटर दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, और ये कह रहा है अपनी दूरी पर इतने गुणन से कर रही है, तो इसका जड़त्व आगुण बताना है। यार जड़त्व आगुण का फॉर्मूला कोई बच्चा यदि आराम से इसकी यूनिट देख के भी पता करे तो पता चल जाएगा। जो डिस्क होता है उसके लिए 1/2 mr² होता है। कुछ भी नहीं करना है, बताओ, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्पीड का कोई लोचा है ही नहीं। ये आपका I बराबर mr² आपका आ गया, 1/2 mr²। डिस्क के लिए, जब डिस्क एक्चुअली अपने जो है सेंटर के अबाउट क्या कर रही हो, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, उस सिचुएशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2 सैंपल्स आपको दे रखे, गैस के 2 नमूने दे रखे। मैं फिर कहूं कि गैस यानी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यानी केटीजी से ये क्वेश्चन है। कहां से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने गैस लॉ पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, गेल-स्टॉक लॉ, नहीं तो आपने पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण तो पढ़ी होगी आपने। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, ये रुद्धोष्म ये समीकरण आपको प्रसार के लिए समीकरण आपने पढ़ी होगी। तो अब जब ये आपको ये चीजें क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पीछे हलवे की तरह हुआ ना वैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको आप फोकस करो कि ये क्वेश्चन आया कहां से। ये क्वेश्चन आया आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर गैस लॉज से ये क्वेश्चन बना आपका। सिंपल सी बात है, और कोई भी यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो, और नहीं है तो अब आपको पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, 40 जूल उष्मा उत्सर्जित होती है। जब उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा को नेगेटिव लेंगे। यदि गैस की प्रारंभिक ऊर्जा 70 जूल थी तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा आपको बतानी है। अब ये किससे होगा भाई, स्लोट से। ये क्या लिख दिया सर आपने, स्लोट क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो डेल्टा यू है ये इंटरनल एनर्जी है, इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख देंगे। अब आपको एनर्जी जो है
इनिशियल दे रखी है, फाइनल पूछिए, फाइंड आउट कर लेंगे। सारी वैल्यूज दे रखी है, देखो डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है। अब आपको बच्चों की तरफ पुट कर करके भी दिखाएं तो भाई सपने देखना छोड़ दो, नहीं होगा आपका प्रयोगशाला साइक में कि अब ये इक्वेशन बताने के बाद भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो फिर नहीं होगा। फिर सपने देखना छोड़ो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने है ना वो देखना छोड़ो, नहीं होगा। फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अब आपके अपने हिस्से का जो हार्डवर्क है आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक आदर्श उष्मा इंजन कार्नोट यानी कार्नो इंजन का जो प्रक्रम है वो एक 227 डिग्री से 127 डिग्री के बीच में निष्पादित हो रहा है। उच्च ताप पर यह कह रहा है कि इतनी जूल उष्मा अवशोषित करता है। तो ये उष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित करता है। अब देखो बेटा, यहां से ईटा क्या होता है, कार्य बटा उष्मा, यही होता है। आउटपुट अपना कार्य होता है, इनपुट अपना क्या होता है, उष्मा होता है। अब इसने आपसे क्या पूछा कि उष्मा की वे मात्रा जो है ये क्या करता है, कार्य में परिवर्तित करता है। तो वो W क्या हो जाएगा, ईटा इंटू क्यू। और ईटा का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1 माइनस T2/T1 या T1/T2, याद आ रहा है ना। अब बताओ, सारी वैल्यूज दे रखी है, कहां से आया, कार्नो इंजन से। यदि आप कर सकते हो तो इजीली, नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। सही है, सुनो। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता समान ताप पर निर्भर कर रहे हैं, समान ताप पर। तो ये कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी होगी, ताप समान है, तो जितने भी रिवर्सिबल इंजन है उनकी जो एफिशिएंसी क्या होती है, इक्वल होती है। और ये एक आपने थ्योरम के रूप में भी 11th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल। फिर मैं कह रहा हूं कि आप अलाइन करो चीजों को, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको आगे पूछे जाएंगे। 110%, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान होती है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बोल के देखो, सोच के देखो, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब ये दोनों बराबर कब होगी बताओ, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये दोनों बराबर कब होगी, जब आप यूं कह दो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपके 2x स्क्वायर के। तो आपका एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। तो एक्स क्या जाएगा, प्लस माइनस ए बाई √2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है उसको कहाँ यार सरल आवर्त गति के बारे में सोचने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है और भी मस्त क्वेश्चन है ना, और भी मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, सबने झूला झूला ही है ना, है ना, वो हिंडा कहते हैं ना मारवाड़ी में, हिंदा खाया, तो सबने हिंदा खाया ही है, बचपन में मम्मी ने झुलाया ही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कह रहा है जमीन से न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई इसकी दे रखी है और अधिकतम चाल पूछी है। अब देखो, मैं थोड़ा फनी वे में इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, सो देट आप इसको अच्छे से समझ पाए। इधर देखो भाई, यहाँ आपका वो हैंगर है जिससे झूला लटकता है, मान लीजिए। अब यहाँ पर कोई बालक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये धरती से कुछ ऊंचाई पे तो होगा ही होगा, होगा ना? धरती के थोड़ी टच करेगा यार झूला, बिल्कुल जमीन को थोड़ी टच करता है, नहीं करता, कुछ हाइट पे तो रहता ही है। अब ये कह रहा है कि ये जो हाइट है, मान लो ये क्या है, h1 है। अब सोच के देखो, आप झूला खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, एक हाइट पर जाओगे यहाँ, और यहाँ जाने के बाद में आपकी जो है वेलोसिटी है या स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ऑब्वियस सी बात है। और इस समय मान लेते हैं कि आप किस हाइट पर है, h2 हाइट पर है। अब यदि आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन हलवा है, क्योंकि यहाँ इसकी जो स्पीड ये वापस आएगा, लेट से इस डायरेक्शन में आ रहा है, यदि वापस आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या बताओ, इस डायरेक्शन में जब वापस आएगा तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा। तो वो इस तरफ जाएगा बेटे मेरे, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है और यहाँ पर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, उन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी बताओ, 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस mgh1। और यहाँ पर एनर्जी कितनी है बताओ, यहाँ पर सर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है और प्लस में क्या हो जाएगी mgh2। तो यहाँ पर आप देखें कि v स्क्वायर, v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, आप यदि अच्छे से देखें तो gh2 माइनस h1 हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है mm तो सबसे कट गया। अब आपको क्या है, सारी वैल्यू दे रखी बेटा मेरे, v मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2gh2 माइनस h1 और v मैक्सिमम क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh2 माइनस h1। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है वो कुछ भी नहीं करेगा भाई, वैल्यू रखेगा और सोल्व करेगा। अब देखो आप देख रहे होंगे कि वैल्यू जो दे रखी है वो क्या कह रही है कि 2 और g की वैल्यू 10 ले लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 10 ले लो, अब जी 9.8 होती है कैलकुलेशन के लिए। हाँ ये कितना है मैक्सिमम h2 कितना 2 और ये कितना 0.75, तो आप ये इसको करोगे तो 1.25 आएगा, यही आएगा। तो 25 बनेगा अंदर, तो v मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा आपका 5 मीटर पर सेकंड बनेगा। बताओ ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हुआ कि नहीं हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। और है एक्चुअली किस क्वेश्चन, किसका ये क्वेश्चन, ऑसिलेशन का है, दोलन का है ना। अब यहाँ पर आवर्तकाल पूछ लेता तो नहीं ज्ञात कर सकते क्या, ऑब्वियस सी बात है ज्ञात कर सकते। बताओ हार्ड है क्या, नहीं है। किसी को भी मत बताना, ये जरूर कहना कि क्वेश्चन इजी था फिर भी मुझसे नहीं हुआ, है ना, ये बहुत खुशी की बात है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया बताओ, पहले तो ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है यानी ऑसिलेशन के ही क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि एक 5 किग्रा का जो एक गट्टा है, जो आपका पोलर है, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक देखो के दिया हुआ है इसका, ठीक है, ये दिया हुआ से जोड़ा गया, ये एक समतल क्षितिज पर बिना घर्षण के गति करता है। और चित्र में आपको दर्शाया गया गट्टे की संतुलन अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ा जाए तो गट्टे का दोलन काल क्या होगा। तो बेटा टी का सूत्र आपने पढ़ रखा होगा 2π√m/k। जिस बच्चे को ये सूत्र पता ना t इक्वल टू 2π√m/k वो आंसर निकाल लेगा। अब देखो ध्यान दो अच्छे से भाई, यहां पर आप यदि सोल्व करना चाहे तो t क्या आएगा बताओ, बताओ t क्या आएगा। तो t आएगा 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, m/k, m की वैल्यू कितनी दे रखी बताओ, m की वैल्यू दे रखी 5 किलो और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बताओ 500। तो यहाँ से बचेगा कितना 1200 यानी अंडर रूट आके 10 आएगा, है ना। तो इसमें आप t का मान जो होगा वो क्या होगा बताओ, ये इसको आप सोल्व करोगे तो 6.28 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ जाएगा 0.628 सेकेंड। 0.628 सेकेंड कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ हार्ड है क्या, नहीं। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई, सेकंड नहीं लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, और यदि नहीं पता है तो दिन बीत जाएंगे, नहीं हवा ही नहीं लगेगी, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, अगेन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया है जहां पर साउंड वेलोसिटी की हम बात करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये कह रहा है कि गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग तथा गैस के परम ताप के मध्य संबंध कौन दर्शा रहा है। तो आपने v इक्वल टू यदि भूले नहीं हो तो 2 ये 3RT डिवाइड बाई m ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब एग्जैक्टली आपको याद ना हो तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल। आप खुद बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बताओ जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता नहीं कर सकता है क्या, ऑब्वियस सी बात है आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब स्थिर प्रेषक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो तो उस समय ध्वनि का वेग जो आपको दे रखा है ये कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है। बताओ मैं तो ये कह रहा हूं कि आंसर नहीं भी आ रहा है, 1 मिनट के लिए आया कहां से, ये डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव से आया ना। तो मैंने जो आपका पहला वीडियो सिलेबस का डाला क्या वो आप मैच कर पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है।
अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये 11th के क्वेश्चन है, आप बहुत आगे आ चुके हो, 11th में भी आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, फिर भी आपसे नहीं होंगे। बताओ ये ऑर्गन पाइप से है कि नहीं है? जो ऑर्गन पाइप है आपके, उसका क्वेश्चन है कि नहीं है? हैं? अरे है ना, अनुनाद नली वगैरह पढ़ा होगा, याद करो। खुला ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप, है ना। हाँ, सनांदी आवर्तियां, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसीज है, प्रथम सनांदी, द्वितीय सनांदी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक, ये पढ़ा होगा आपने, उससे क्वेश्चन है। तो ये 11th का। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का गाउस लॉ से क्वेश्चन आया, ये कह रहा है कि एक आवेश एक घन में परिबद्ध है ना। एक घन बना लेते हैं अपन, ठीक है, और घन में कोई एक आवेश क्यू परिबद्ध है, तो ये कह रहा है उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखो, टोटल से निकलने वाला कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो एक से निकलने वाला किसके बराबर हो गया 6 फलक होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। बताओ हार्ड है क्या? नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन, सेकंड ही नहीं लगता है सॉल्व करने में। ये आपके 12th का क्वेश्चन है। और इसलिए जो अभी रिसेंट जो 11 12th पास करके बच्चे कॉलेज में आए हैं, और कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में बच्चे हैं, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं इस लैब असिस्टेंट में, राइट। क्यों? क्योंकि वो ताजा ताजा पढ़ के आते हैं। अब उनकी केमिस्ट्री भी ताजा ताजा पढ़ी होती है ना, बायो भी ताजा ताजा बायो वालों ने पढ़ रखी होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आपके जीके आ रहा है, वो मोस्टली जो जीके है वो 10th तक का, आप यूँ कह सकते हो, या 11 12 का थोड़ा बहुत हिस्सा, 10th तक का जो आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा है ना, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का कुछ पोर्शन पढ़ा, वहीं से ही वो क्वेश्चन होते हैं। संत वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, कला संस्कृति के क्वेश्चन वहीं से ही होते हैं, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि आप बीएससी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाएगी, है ना, बट थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस प्लस 4q, q एंड q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l एट पॉइंट डिस्टेंस आपको दे रखी रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द बी q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q टू बी 0। यानी कहने का मतलब है कि 3 आवेश दिए हुए अलग अलग पॉइंट पर दे रखे हैं, आप यहाँ पर बना के देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है, एक भाई को यहाँ पर रखा हुआ है l/2 दूरी पर, और एक को l दूरी पर रखा हुआ है। और वो आवेश कितना कितना रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का 4q, यहाँ पर रखा हुआ है q, और यहाँ पर रखा हुआ है q। ये आपको कह रहा है कि ये जो q आवेश है उसका मान क्या होना चाहिए कि इस q पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, 0 हो। तो इधर देखो, ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो है कि ये आवेश जो ये प्लस क्यू है, ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा, तो इस आवेश को इसको इधर खींचना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो प्रकृति है इससे क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ये दोनों धनावेश है, तो ये क्या होना चाहिए, ऋणावेश, यानी डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप ऐसे ऑप्शन को भी इलिमिनेट कर सकते हैं आप, यदि आइडिया लगाए। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको F1 और F2 को बराबर कर देना है बस। F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, वो क्या हो जाएगा K4q² डिवाइड बाई L², और ये जो आपका F2 हो जाएगा वो क्या हो गया KQQ डिवाइड बाई ये L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपके सामने होगी। वो क्या होगी, देखो L² से तो L² कट जाएगा, ये 4 से ये 4 ऊपर जाएगा वो कट जाएगा, एक Q से एक Q उठ गया, Q से Q कट गया, तो ये आपका Q किसके इक्वल आया, Q के इक्वल आया। और ऑब्वियस सी बात है वो कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी -Q। बताओ हार्ड है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। ये कह रहा है कि एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के समान विद्युत क्षेत्र में या क्षेत्र में लटकी हुई है, न तो नीचे गिरती है ना ऊपर उठती है। तेल की बूंद पर आवेश आपको बताना है, जबकि बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, जी आपको जो मानना वो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं। क्यू ई बराबर क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। आपको क्यू पूछा है ना भाई, आवेश पूछा है, तो क्या हो जाएगा mg डिवाइड बाई ई। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन इन सर्किट, यानी दिए गए परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध बताइए। ये तो क्या है, अरे यार बैलेंस, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका आंसर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा, 10 होगा सर। तो आप सोच के देखो, जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो हार्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी। बट सबसे बड़ी चीज डर, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके दिमाग में डर रहेगा, यार मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो नहीं आता, जो आता वही भूल जाओगे। डरना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विभव मापी से। देखो सिलेबस में विभव मापी मेंशन था ना, क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है एक तार पर सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया हुआ है, यानी विभव मापी का तार है, ये लो पूरी लंबाई आपसे पूछी है एल, और इस पर कितना वोल्ट लगाया हुआ है, 3 वोल्ट लगाया हुआ है। ये कह रहा है कि 1.08 विद्युत वाहक बल का सेल जो है वो 216 सेंटीमीटर पर क्या करता है, संतुलित होता है। तो विभव मापी की तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं x ज्ञात कर लेता हूं, तो x क्या हो जाएगा, 1.08 डिवाइड बाई 216। ये x आपके पास हो गया, ऑब्वियस ही बात है। ये क्या है, ये आपके पास हो गया सर क्या, x को क्या बोलते हैं बताओ, विभव प्रवणता, है ना। और पूरे प्रैक्टिकल में विभव प्रवणता बदलती नहीं है ना। तो फिर E बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू कैपिटल L। तो x क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या पूछा है, आपको L पूछा, तो कैपिटल L क्या हो जाएगा, E बटा x, यानी ये 3 वोल्ट में इसका भाग लगा देंगे। तो देखो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से 3 वोल्ट में इसका भाग लगाएंगे तो x का, तो आप आंसर देखोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको 600 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन अपन सोल्व कर लेते एक बार कि आता कि नहीं आता है। ये लो, यहाँ चल के अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको समझो, ये विभव मापी का तार है ना, और इसकी लंबाई आपको पूछी है, और ये कह रहा है कि ये जो है 3 वोल्ट के एक बैटरी को क्या करता है, बैलेंस कर सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक दूसरी बैटरी आपने ली जो 1.8 वोल्ट की बैटरी है, और वो 216 सेंटीमीटर पर क्या कर रही है, बैलेंस हो रही है। तो अब उससे आप x ज्ञात कर लो, क्या हो जाएगा आपका 1.08 डिवाइड बाई 216, ये x हो गया। विभव मापी के सिद्धांत से ये 3 वोल्ट किसके बराबर होना चाहिए, x इंटू कैपिटल L के बराबर होना चाहिए। तो या कैपिटल L क्या हो गया, 3 वोल्ट डिवाइड बाई x, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1.08 और इंटू 216। अब आप इसको सोल्व करेंगे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। अब यदि ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो विभव मापी को जाओ और उसके सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ, वहां से क्वेश्चन आएगा। कहाँ, लैब असिस्टेंट में। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैन वी यूज कॉपर वायर एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि क्या हम तांबे के तार को विभव मापी के तार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पहले चीज तो जहां जहां हाँ लिखा है वहां पर काटो, क्योंकि यूज तो हम कर ही नहीं सकते। अब और कारण की अपन बात करते हैं, और अपन कारण की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत अधिक होती है। नहीं यार, क्यों? क्योंकि तांबा तो क्या है, चालक है। चालक की प्रतिरोधकता अधिक तो कैसे हो सकती है, तो बताओ। आपको पता नहीं भी हो ना तो भी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये आपके बिल्कुल विभव मापी के प्रैक्टिकल से आया। और आपने जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया है ना, फर्जी तरीके से, आप जानते हो उस तरीके से, है ना, तो उसमें आपने लिखा है। आपके वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते तो आपने रटे हैं। बताओ कौन सा तार होता है, बताओ कौन, कमेंट सेक्शन में बताना कि विभव मापी का तार किसका होता है ना, बताना जरूर यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो मिश्र धातु होती है, और मिश्र धातु के नाम आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से मापता है, क्योंकि, क्यों भाई, इसको हम आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं किसको, विभव मापी को। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। इसका मतलब ये मापन के समय कोई भी धारा बाहरी परिपथ से नहीं लेता है। बस डी ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सुनो, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस आपको कह रहा है कि आपको यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के वर्ण एकवर्णी प्रकाश को लाल से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, आपने बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, लेमडा डी बाई डी, यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और रेड का लेमडा क्या होता है, ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, बीटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
है कि नहीं है? क्वेश्चन इजी है कि नहीं, ये बताओ, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बोयल नियम का सही निरूपण। आपने पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा है? ऑब्वियस सी बात है, पीवी बराबर एनआरटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं। हाँ, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए ना तो पीवी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और यही यही कौन सा नियम है, ये बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। और इस सिचुएशन में आप देखें तो पी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो कौन सा रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वी बढ़ने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है आपका बॉयल का नियम, है कि नहीं है? बिल्कुल। ये कह रहा है कि गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, राइट। आपको कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी जो गैसों की अणुगति है वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब देखो, गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिसे अणु कहते हैं। अणुओं की गति यादृच्छिक होती है, ऑब्वियस सी बात है, गैस, ये सही स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि इसकी यादृच्छिक, सादृच्छिक नहीं, यादृच्छिक गति है, होती है, बिल्कुल सही है, गैसों की यादृच्छिक गति होती है। अब ये कह रहा है कि अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा में हानि होती है। नहीं भाई, ये तो परफेक्ट कोलिजन होता है उनके बीच में, ऊर्जा में हानि नहीं होती है। गैस को गर्म करने पर अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि अभी हमने देखा ना, वी क्या था, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप कौन से ऑप्शन को टिक करके आओगे? सी को, कि सी ऑप्शन गलत है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखो, जैसे आप कहोगे कि सर यूनिट एंड डायमेंशन तो आपको दे नहीं रखे, तो यार फिजिक्स के बच्चे हो यार, है ना, क्या आप सरफेस टेंशन की यूनिट नहीं बता सकते आप? है ना, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? एफ बाई एल, तो न्यूटन पर मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? हाँ। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? क्षांता, विस्कोसिटी, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसी के साथ फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन 2018 में आए उनको मैंने बड़े अच्छे से आपके सामने रखे हैं। आई होप कि आप पकड़ पाए हैं उन चीजों को जो जरूरी है। अब देखो भाई, लैब असिस्टेंट के पूरे पेपर का मैं ये, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, यदि ऑप्शन, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए, है ना, लेकिन कंसेप्ट उसके साथ का एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। वो कहां से आया उसको मैप करना बहुत जरूरी था, ताकि आप सिलेबस से बाहर ना भागो। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं, जो आपके वहां पर 10 यूनिट मेंशन है ना, 4 यूनिट आपकी 11th की और 6 यूनिट 12th की, उन्हीं से आपका क्वेश्चन होगा 110%। और आपके, यदि मैं ये कहूं कि एक जनरल एग्जांपल के तौर पर अपन लेते हैं कि मान लो 100 क्वेश्चन, मान लो 100 क्वेश्चन यदि फिजिक्स के आ रहे हैं, तो 95 क्वेश्चन आपके इजी ही गिने जाएंगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप कि अब आप बिल्कुल कंप्लीटली इस 1 घंटे की वीडियो में ये जान चुके हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है, कितना इजी होता है, और वो इजी भी आपसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण आपके सामने है। यदि आपको ये वीडियो पूरा देखकर कॉन्फिडेंस आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर ऐड करें। आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करें। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दे रखा है उसको आप जरूर से क्या कर ले, डाउनलोड कर ले। क्यों? क्योंकि वहां पर लैब असिस्टेंट के लिए ये जो 10 यूनिट्स है वो बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, कवर करवाने वाला हूं। और होपफुली ये बहुत जल्द मैं अनाउंस भी कर दूंगा, बट वो सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, कॉन्फिडेंट रहे, अदर सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखें। फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन इस बार रुकेगा नहीं, फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और मेहनत एक सही डायरेक्शन में करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और
आप अंत में यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाए सिलेबस को लेकर और एक अच्छी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।